का हम स्वाध्याय कर रहे थे। इस षष्ठ समोल्लास के राजधर्म विषय में मनुस्मृति के जो महर्षि दयानंद जी ने श्लोक लिए हैं, उनमें 2 बार 9 श्लोक आने के बाद और उसके बाद 12 श्लोक आने के बाद जो 21 श्लोकों का यह क्रम आता है, तो ये जो 21 श्लोक हैं, इन श्लोकों के आर्यभाषा भाषार्थ को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें से हम 8 मंत्रों के आर्यभाषा भाषार्थ को देख चुके हैं, जिसमें कि बताया गया है कि राजा को किस प्रकार से अर्थ का चिंतन करना है, छिद्रों को किस प्रकार से छुपा कर रखना है, अर्थात जो कमियां हैं वो प्रकट न होने पावे, उसके लिए प्रयास करना है। ऐसे ही जो शत्रु है, उसको पराक्रम से कैसे परास्त करना है, या छल से किस प्रकार से जो वेद विरुद्ध शत्रु है उसको पकड़ना है, किस प्रकार से उनको साम, दान, भेद और दंड, इसकी नीति से वश में करना है। ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, समझने का प्रयास किया था। और यहाँ जो क्रम है वो वास्तव में साम, दान, भेद और दंड है। प्राय करके बोलने में साम, दान, दंड और भेद ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो क्रम है, कार्य करने का क्रम है, वो साम, दान, भेद और दंड है। दंड अंतिम है। तो इससे आगे हम जो 9वां श्लोक का जो आर्यभाषा भाषार्थ है उसको हम देख रहे हैं। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता, अर्थात टूटने नहीं देता है, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। जो अच्छी प्रजा है उस तक जो है दंड न पहुंच पाए, और उस दंड का जो प्रहार है वो राजा जो है डाकू और चोरों पर ही करे, और जो प्रजा है उसको सुरक्षित रख ले, ऐसा विधान किया गया। और जो चोर डाकू को मारते समय निर्दोष प्रजा भी मारी जावे, तो उससे जो है वो एक असफलता है राजा की, क्योंकि उसको प्रजा का तो संवर्धन करना है, उसको तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन चोर डाकू इत्यादियों को उसने हतोत्साहित करना है, दंडित करना है। तो ये सावधानी से होना चाहिए, और उसका उदाहरण दिया, जैसे धान कूटे जाते हैं, तो धान कूटने से जो चावल के ऊपर का छिलका है उस पर चोट विशेष पड़ के चावल फिसल के उससे अलग हो जाता है, और जो उसका छिलका होता है वो मुख्य चोट उसके ऊपर पड़ती है और वो फिर अलग हो जाता है, और चावल जो है वो साबुत ही बाहर आ जाता है, वो टूटता नहीं। इस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे कहते हैं 10वें श्लोक में,
जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाता है। राजा भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राजा राज्य को लेकर नष्ट हो। तो इस प्रकार का जो राजा है, सभा को विचार कर उसको हटाकर नया राजा चुनना चाहिए, नहीं तो राज्य भी नष्ट हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से राजा जो है वो अज्ञान में ना रहे, मोह में ना रहे, बिना विचारे वो अपने राज्य को और किसी अपने काम से दुर्बल ना करे, ऐसा राजा होना चाहिए। परंतु बहुत सारे इस प्रकार के यदि लोग हों जो महत्वाकांक्षी होकर अयोग्य होते हुए भी और षड्यंत्र रचकर यदि राजा को हानि पहुंचाने और राज्य को हानि पहुंचाने की स्थिति में आते हैं, ऐसा करते हैं, तो राजा को उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, प्रमाण सहित उनका दोष देखकर उनको दंड देना चाहिए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को सर उठाने नहीं देना चाहिए वास्तव में। और यदि राजा इसमें लापरवाही करता है, तो ये पूरी संभावना है कि प्रयास करता करता ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ मिटाना चाहता है, खराब करना चाहता है, वो अपने किसी एक प्रयास में सफल हो जाएगा। और जब वो सफल हो जाएगा तो फिर सारे समाज की, राज्य की बड़ी हानि होगी। और ऐसा हमने इतिहास में भी देखा, पृथ्वीराज चौहान के विषय में 16 बार पराजित करने के बाद भी जो म्लेच्छ था वह 17वीं बार किसी तरह से अपनी जो उसका संकल्प था उसमें सफल हो गया। और उससे कितना बड़ा देश को नुकसान हुआ, हानि हुई। वास्तव में दोष केवल पृथ्वीराज चौहान का नहीं है, बल्कि उस समय की जो व्यवस्था थी और जो उस समय के राजा और थे दूसरे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनों का ही विरोध किया, वे भी उसके महान दोषी हैं। और ये जो आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास, एक तरह से उसको अभिमान कह सकते हैं, मिथ्याभिमान कह सकते हैं, ये उचित नहीं है। एक बार क्षमा करने के बाद दूसरी बार भी यदि कोई वही काम करता है तो फिर वहां क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको प्राणदंड देना ही चाहिए। क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि वह व्यक्ति सुधरा नहीं, उसने दूसरी बार ऐसा प्रयास किया तो आगे भी करेगा। तो ऐसा प्रयास करने वाले आज भी हैं। और समर्थ इस समय जो राजा है वो ऐसे प्रयास करने वाले, जो कुत्सित प्रयास करने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले, षड्यंत्रकारी हैं, उनको अविलंब दंड देना चाहिए, ये आवश्यक है। अन्यथा केवल राजा की हानि नहीं होगी, समूचे राष्ट्र की हानि होने वाली है, बहुत बड़ी हानि होगी।
तो ये चीज जो है समझना समझाना ये आवश्यक है, और इसके लिए हम लोगों को समझना समझाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम समझे समझाएंगे तो आगे भी हम औरों को भी समझेंगे समझाएंगे उस चीज को, और ये परंपरा चलेगी जिससे कि सही चीज सब तक पहुंचेगी। और राजा तो हम में से ही कोई बनता है। जो वर्तमान में राजा है वो हमेशा थोड़ी राजा रहेगा। तो इसलिए जो इतिहास है उससे सीखना, और ऋषियों की जो वाणी है, मनुस्मृति है जैसे ये, इससे शिक्षा लेना ये बहुत अधिक आवश्यक है। ऋषियों के अनुकूल चलना, वेद के अनुकूल चलना ये बहुत अधिक आवश्यक है। तभी व्यक्ति अच्छी प्रकार से उन्नति के पथ पर स्वयं भी बढ़ सकता है और सारे राष्ट्र को लेकर चल सकता है। तो जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। आगे, जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बल आदि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, अगर प्राणियों का जो प्राण है वो शरीर को ही दुर्बल करने लग जाता है, आजकल उसको इस प्रकार से कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। यानी कि अपनी जो शक्ति है वो स्वयं को ही हानि पहुंचाना आरंभ कर देती है। तो जो ऐसे रोगी होता है ये बहुत समय, लंबा समय नहीं जीवित रह पाता। या तो वो रोग से दूर हो, अर्थात रोग को अपने अंदर से दूर करे, अन्यथा जीवन कम हो जाता है बहुत। इसी तरह से राजा भी है, राजा और प्रजा एक शरीर के रूप में है। राजा का जो प्राण है वो मान लीजिए प्रजा है। अगर राजा अपनी ही प्रजा को कमजोर करेगा तो वह निश्चित रूप से बंधु बांधव सहित नष्ट होगा। उसकी सारी शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो 12वां श्लोक है उसका अभिप्राय, इसलिए जैसे राजा और राजसभा राज कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसका सुख सदा बढ़ता है। तो यहाँ पर राजा और राजसभा राज कार्य सिद्ध करें, प्रयत्न से उनकी सिद्धि के लिए विशेष कार्य किया करें। तो राजकार्य है का क्या? राजकार्य है ही प्रजा के लिए और रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और प्रजा के लिए यही कार्य है मुख्य। प्रजा की वृद्धि हो, दुष्टों का नाश हो, ये ही राजकार्य है। इसको योजनाबद्ध ढंग से राजा और सभा नित्य किया करें। तो राजा और राज्य सभा सभी, राज्यसभा सभी जो है जब इस प्रकार से तत्पर रहते हैं, विशेष रूप से राजा तत्पर रहता है,
क्योंकि उसके अधीन ही सभा रहती है, वही अधिकांश निर्णय लिया करता है। तो उससे क्या होगा, उससे सबका सुख सुख बढ़ता जाएगा और राजा का भी सुख बढ़ेगा। जब सब सुखी रहेंगे तभी राजा सुखी रह सकता है। अगर अन्यों को दुखी करके राजा, अर्थात अपनी प्रजा आदि को दुखी करके राजा सुखी होता है, तो ये उसका एक छलावा मात्र है। वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण बनने वाला है, विनाश का कारण बनने वाला है। तो 13वां श्लोक इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राजस्थान रखे, उसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। तो जैसी आजकल व्यवस्था है, वो यहीं से मनुस्मृति से प्रेरणा लेकर ही व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था सब जगह चल रही है। सबसे ऊपर देश है, देश के नीचे प्रदेश है, प्रदेश के सीएम है, फिर उसके बाद में जिलाधिकारी होते हैं, फिर मेयर आदि। इस प्रकार से प्रमुखों को, राजस्थान हुए सभी को, प्रमुखों को नियुक्त करके, राजपुरुषों को नियुक्त करके राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करे। तो ये व्यवस्था बनी हुई है, परंतु इसमें यदि पारदर्शिता और उत्तमता, अच्छे से सब कार्यों को हो, तो ये और भी अधिक अच्छा हो सकता है। परंतु इन चीजों में भी आजकल भ्रष्टाचार है, उसके कारण से गलत संदेश, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण का संदेश समाज में जाता है और भ्रष्टाचार और अधिक पनपता जाता है। नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है सभी के ऊपर। तो जो राजा है उसके पास में इस प्रकार की जो गुप्तचर सेना है, वो सब रहनी चाहिए, और वो सभी सूचना वो मिलती रहनी चाहिए, उससे जो न्यूनता है उसको ठीक किया जा सके। फिर आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखे, ग्राम प्रधान आजकल जैसे हैं। उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा, और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखे। जैसे प्रदेश हो गया, ऐसे ही जो क्रम बना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर मनुस्मृति में और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसका अभिप्राय बताते हुए कहा। और उसको कहा भी, जैसे अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना, और 2 थाने पर एक बड़ा थाना, और उन 5 थानों पर एक तहसील, और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया है। यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। तो पहले से ही ऐसा होता आ रहा है, वो परंपरा जो ठीक है वो ठीक चलती जा रही है। परंतु बहुत सारी परंपराएं जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आदि बिगड़ गई हैं, उसके कारण से अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो उसका भी, उसकी व्यवस्था, जहां जहां बिगड़ी हुई व्यवस्था, उस व्यवस्था को ठीक करने का कार्य भी राजा का है। यदि नहीं करता है तो हानि उठाएगा, स्वयं तो हानि उठाएगा ही, सारे देश की भी हानि कर रहा है। फिर आगे 15वें श्लोक में कहा, इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे की वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो, उन उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे।
तो एक तरफ तो गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी तरफ इनका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए कि ये जो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके विषय में सही गलत, अच्छा बुरा जो कुछ भी है जो यथावत विदित कराएं, बताएं। तभी तो क्रॉस चेक हो सकेगा कि बताने वाला सही बोल रहा है या नहीं, इसका चरित्र कैसा है, ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है। इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये व्यवस्था राजा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, परंतु जैसे विद्यालय आदि हैं, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। वो एक छोटा मॉडल हो जाएगा जिससे कि सब विद्यार्थियों पर अनुशासन नियंत्रण आदि किया जा सके। अर्थात कुछ नियुक्तियां इस प्रकार की कि जो घोषित हों, और कुछ नियुक्तियां इस प्रकार की जो अघोषित हों। अघोषितों से सूचना टैली कर ली जाए तो कहाँ क्या घटना घट रही है उसका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है और परिस्थिति को संभाला जा सकता है। तो ऐसे ही गुरुकुल में या अन्यत्र सभी स्थानों पर जहां पर एक प्रशासक होता है, वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकता है, और वो एक छोटा मॉडल होगा। और वो करने से प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, क्या समस्याएं आती हैं उसका भी पता चल जाएगा, उन समस्याओं का हमने समाधान कैसे किया था ये भी पता चल जाएगा। छोटे स्तर पर भी वही समस्याएं लगभग आती हैं, मोटी मोटी, बड़े स्तर पे भी। तो ऐसे जो एक प्रशासक बनने का जो अभ्यास है वो हो जाता है, और व्यक्ति ठीक से कार्य कर सकता है संसाधनों का सही उपयोग करके। और ये करना चाहिए जहां पर भी हमारे पास इस प्रकार का अधिकार है। तो यहां पर हमने देखा, ये कह रहे हैं कि नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे, और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना देवे। 16वें श्लोक में, और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान को 100 ग्राम अधिपति को नित्य प्रति विदित करे। वैसे 100 ग्रामों के पति आप सहस्त्राधिपति अर्थात 1000 ग्रामों के स्वामी को 100 ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं एक व्यवस्था हो गई, व्यवस्थित सूचना का आदान प्रदान हो गया, संवैधानिक और प्रकट कि हाँ ऐसा किया जाता है। एक तरफ एक प्रकट व्यवस्था बननी चाहिए और दूसरी तरफ गुप्तचर व्यवस्था भी होनी चाहिए। उससे ये पता चल जाएगा कौन गड़बड़ है कौन ठीक है, और वहां पर फिर परिवर्तन करके व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं, और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100-100 ग्राम के अध्यक्ष को, और वे सहस्त्र सहस्त्र के 10 अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को, और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति 1,00,000 ग्रामों की राज्यसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें। और वे सब राज्यसभा महाराज सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें। तो ये होगा कैसे? कई बार ऐसा लग सकता है कि ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि केवल जनाना मात्र ही वहां प्रयोजन नहीं है, वहां की व्यवस्था को संभालना भी तो उसका उत्तरदायित्व है। तो जो व्यवस्था
बिगड़ी हुई संभाल पाए वो संभाल डाले, वो तो हो गई ओके, ठीक हो गई, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर जो प्रयास करने के बाद भी रह गई, वो जनाने की आवश्यकता है, वो जना दिया करे। तो क्या है कि जब स्वयं प्रयास भी ठीक करने का करेगा, तो वहां पर समस्याओं की गिनती कम होती चली जाएगी, और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते भी जो समस्याएं या कमियां हैं, दोष हैं, वो थोड़े ही बचेंगे, जिनका कि बड़े स्तर पर समाधान होना आवश्यक है। तो खाली जिनको अधिपति बनाया है, वो केवल सूचना देने के लिए नहीं है। यहाँ तो एक बात कही गई कि इस प्रकार से सूचना दे, लेकिन अधिपति इसलिए बनाया गया है कि वो वहां की व्यवस्था को बनाकर भी रखे, उसको ठीक सुचारू चलाए भी, वहां समस्याओं का भी समाधान करे, दोषों का भी निवारण करे, ये भी उसका कार्य है। जिस स्तर पे वो है, उस स्तर पे वो कर सकता है, करना चाहिए। तो फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे, और एक एक 10-10 ग्रामों पर 2 सभापति वैसे करें, जिनमें एक राज्यसभा में, दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहे। तो ये ऑडिटर नियुक्त कर दिया, आजकल नाम उसका ऑडिटर है। पहले निरीक्षक था, और हिंदी में आजकल भी लोग निरीक्षक निरीक्षक बोलते हैं, लेखा निरीक्षक इत्यादि। तो सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के काम को सदा घूमकर देखते रहे। आजकल न्यायाधीशों के काम को तो कोई देख ही नहीं रहा है, वो स्वयंभू बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई निरीक्षक नहीं है। जबकि जजों पर जज ही निरीक्षक होने चाहिए, घूम घूम कर देखने वाले। तो इसीलिए व्यवस्था बिगड़ रही है, भ्रष्टाचार जजों में हो गया, किसी के यहाँ से जो है वो बहुत सारा धन निकल रहा है, आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका ये भी है कि ऊपर से भी निरीक्षण, मेरा निरीक्षण करने वाला कोई है, कभी भी मेरा निरीक्षण हो सकता है, ऐसा ज्ञान बना रहना चाहिए। जब ऐसा ज्ञान बना रहेगा, तो व्यक्ति बच जाएगा गलत कार्य करने से। क्योंकि अगर कोई गलत है, हमने जान भी लिया, तो हम सही कहां से लाएंगे व्यक्ति? गलत को गलत करने का अवसर ना रहे, ये व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। और ये व्यवस्था बनी रहे तो कोई हानि नहीं है। और अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इनका कार्य कम हो जाएगा, निरीक्षकों का। तो वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के ऊपर निर्भर है कि वहां से चरित्रवान लोग निकले, जितेंद्रिय लोग निकले, और वो व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में किस तरह से व्यवस्था करनी है, यदि वो व्यवस्था नहीं है, तो कानून बना के वो व्यवस्था बनानी चाहिए। अब न्यायाधीशों के ऊपर निरीक्षक नियुक्त करने में तो कोई बाधा नहीं है, न्यायाधीशों की इतनी संख्या भी नहीं है जो वो आंदोलन करेंगे। तो कानून बनाना चाहिए, जिससे कि इतनी घटनाएं हो गई, किसी के यहाँ से भ्रष्टाचार में क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इतना खबरें आती रहती हैं। तो अभी राजा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये दोष राजा का भी माना जाएगा। राजा के कहे कि मैं तो भ्रष्टाचार मुक्त हूं, तो वो बात ठीक नहीं है, ये जिम्मेदारी उसकी है।
न्यायाधीश अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो भाई मोदी जी की जिम्मेदारी है, उनको कानून बनाना चाहिए, उनको पावर मिली हुई, वो बच नहीं सकते। एक व्यक्तिगत रूप से छवि अच्छी हो सकती है कि व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति अच्छा है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार देखकर भी व्यक्ति चुप है कि जनता आंदोलन करेगी तब हम कानून बनाएंगे, तो ये जो है ये गलत है, उत्तरदायित्वहीनता है, और ऐसे राजा को बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें राजा में कमी है तो उससे भी खराब को ले आओ, नहीं, और उससे भी अच्छे का निर्माण करो। हम उससे संतुष्ट नहीं है, इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है, हमें और अधिक अच्छा चाहिए, और अधिक सक्रिय चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने लोगों में से निर्माण करना पड़ेगा। तो यहां पर जो बात आई कि सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें, तो न्यायाधीश तो सबसे ऊंची स्थिति हो गई, नीचे के भी सब, जब न्यायाधीश को नहीं छोड़ा तो बाकी को क्यों छोड़े, सबके ऊपर निरीक्षक होने चाहिए। ये तो हो गया प्रकट निरीक्षक, और दूसरे गुप्तचर निरीक्षक वो भी होने चाहिए, क्योंकि निरीक्षक भी कई बार मिलीभगत में चले जाते हैं। तो वो व्यवस्था अलग से चाहिए। फिर अगला जो 18वां श्लोक का जो हम अभिप्राय देखते हैं, बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल, जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे। हर नगर में जो है नगर पालिका या महानगर पालिका या जो इस प्रकार की जो होती है संस्था, जो सरकारी होती है, सब जगह है, वहां भवन भी होते हैं, तो वो सब यहीं से मनुस्मृति से लिया गया है, जिसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध की, जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। तो ये गड़बड़ है कि वहां पर जो है अनपढ़ नेता पहुंच जाते हैं, अब वो विचार करें तो बस करें क्या, उनके पास विद्या ही नहीं है, तो उल्टे सीधे काम जो जैसे होते हैं कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वान व्यक्तियों का चयन होकर विचार वो करें, और जो निर्णय करें उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य जो इस प्रकार से चुने हुए नेता है वो करें, ऐसा किया जा सकता है। फिर आगे, जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, ऐसे ऐसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। तो स्थानीय स्तर पे भी स्थानीय नियम बना सकते हैं, प्रादेशिक स्तर पे प्रादेशिक सरकार नियम बनाती है, राष्ट्रीय स्तर पे भी नियम बनाने का अधिकार है, तो ये बनाने चाहिए और प्रकाशित करने चाहिए, जिससे सबका सबकी उन्नति हो, हित हो। फिर आगे, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे। तो दूत जो है, दूत ही गुप्तचर और गुप्तचर ही दूत होते हैं, यहां पर ये बात कह दी। कभी वो प्रकट रूप में दूत बनकर, प्रकट रूप नाम दूत का है और अप्रकट रूप नाम गुप्तचर का है वो दूत ही, और दूत है गुप्तचर ही। तो वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकने की स्थिति वाला, भयानक से भयानक स्थिति में से और अपने देश को निकाल ले जा सकने की क्षमता वाला, बहुत अधिक गुणी व्यक्ति, बहुत ही तीव्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति, शारीरिक क्षमताओं से परिपूर्ण व्यक्ति, ऐसा होना चाहिए। तो इसका जो गुप्तचर कैसे है, ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं, कैसे गुणों वाला जो है वह दूत हो।
तो क्षमा करें 1 मिनट के लिए। ओम। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो 18वां श्लोक का अभिप्राय है कि बड़े बड़े नहीं, 19वें श्लोक का अभिप्राय है, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे। तो सभापति जो है, राजा जो है, वो घूमे भी, जा जाकर भी खुद भी देखे। और हमने इस प्रकार की कथाएं भी सुनी है कि पहले जो राजा होते थे वो वेश बदल कर और स्वयं भी जाकर देखते थे कि प्रजा में कैसा वातावरण है। गुप्तचर भी रहते थे, वो भी जाते थे। तो पूरा का पूरा गुप्तचर पर निर्भर न रह के कहीं कहीं जहां आवश्यक समझे वहां स्वयं भी जावे। तो इस तरह से उसको व्यवस्था बनानी चाहिए और उनके साथ में संपर्क रखे गुप्तचरों के साथ। आजकल संपर्क के बहुत अच्छे साधन हैं और आजकल वैसे तो जो है इस प्रकार के जो प्रमुख हैं गुप्तचरों के, वो इस कार्य को करते हैं। कहीं ना कहीं तो देखिए, ये तो आ सकती है बाधा कि व्यक्ति की सीमाएं होती हैं और व्यक्ति की कमजोरियां भी होती हैं। वैसे गुप्तचरों और राजा के बीच में जितना कम से कम ना हो तो ज्यादा अच्छा है। कोई बिचौलिया, सीधा ही संपर्क होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए सीधे, वो सबसे अच्छा है। अगर राजा जैसे ही कोई ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं तो वे रहें तो उसमें हानि नहीं होगी, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर आगे, जो राजपुरुषों और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हैं और वे भिन्न भिन्न जाति के रहें, अर्थात चाहे कुछ भी कर लीजिए, लोग कम्युनिटी बनाकर रहना नहीं छोड़ते। तो कोई ना कोई कम्युनिटी हमेशा रहती है कि भाई हमारा ये गुट है, हमारे हम लोग ये हमारे लोग हैं, ऐसा करके लोग रहते ही हैं। तो वो उसको यहाँ पर जाति नाम से कह दिया है। तो लेकिन अलग अलग जो गुप्तचर है वो अलग अलग कम्युनिटी से होने चाहिए, ये मतलब कहने का है। वो अलग अलग प्रकार के, जितने प्रकार के लोग हैं जो अपने अपने समाज कह लीजिए, अलग अलग समाज से आने वाले लोग गुप्तचर के रूप में होने चाहिए, जिससे उस समाज में जाकर वो आसानी से घुल मिल कर वहां की खबरें दे सकें। जाति से यहाँ पर भिन्न भिन्न समाज के लोगों से अभिप्राय है। उनसे सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। तो ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया इस बात को। जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। तो ये जानकारी रहेगी तभी कर सकता है। तो ये 19 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, 19वें श्लोक तक हम हो गया है। वैसे 3 मिनट हम और भी पढ़ सकते हैं, तो और देख लेते हैं। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हों। अर्थात ये लोग जो
प्रजा की रक्षा का जिनके पास अधिकार हो, वो ये बड़े चुने हुए लोग होने चाहिए। न्यायाधीश भी बड़े चुने हुए जितेंद्रिय लोग होने चाहिए। उनके अधीन प्रायः शठ और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के अधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करें। अर्थात जो बलवान लोग हैं और वो अपने बल का दुरुपयोग करके प्रजा को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको काम से लगाने के लिए जो ऐसे जितेंद्रिय विद्वान धार्मिक लोग हैं, उन लोगों को नियुक्त करना और उनके नीचे उनको नौकर रख देना कि भाई इनसे काम लो, नजर रखो, और वो कुछ गड़बड़ ना करने पाए और सब काम अच्छा उनसे करवाया जाए। तो वो काम से लगे रहेंगे तो सभी का हित रहेगा, उनकी शक्ति का सदुपयोग हो जाएगा। और अगर उनको खाली छोड़ दिया तो वो फिर काम बढ़ाएंगे, प्रजा को हानि करेंगे, फिर उधर न्यायाधीशों का काम बढ़ जाएगा, जैसे कि आजकल हो रहा है। तो दुष्ट प्रवृत्ति वालों को भी पहचान कर उनको भी काम में लगाना, ये बताया गया है। अच्छे लोगों के अधीन उनको कर देना, अधीन करके उन पे नजर रखना। तो कितना सुंदर उपाय ऋषि मनु जी ने बताया। तो जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य दंड देके ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौट कर ना आ सके, क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य पुरुषों को भी ऐसे दुष्ट राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दंड दिया जाए तो बचे रहें। परंतु जितने से उन राजपुरुषों पुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ्य भी हों, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे, और जो वृद्ध हो उनको भी आधा मिला करे, अर्थात पेंशन की व्यवस्था। परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिए तब तक ही वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। परंतु इनके संतानों का सत्कार नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे, और जिससे बालक जब तक समर्थ हो, उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सबके निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। तो बड़ी ही सुंदर मनुस्मृति में भी बातें बताई और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर की है। तो ये 21 श्लोकों का हमारा जो है वो हमने आर्य भाषा भाष्य पढ़ लिया, और इससे हमें बहुत कुछ विदित हुआ, सीखने को मिला। ये सब नियम होने चाहिए और इसी प्रकार से होने चाहिए कि भाई जो भी एक बार गलत कार्यकर्ता पकड़ा गया उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, उसकी नौकरी जाती रहेगी। ये आजकल भी वैसे नियम तो है ही, तो लेकिन कठोरता से लागू होंगे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता मिल जाए उसका सर्वस्व हरण हो जाए, यहाँ पर विधान है। आजकल नहीं होता, इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। अर्थात भय नहीं है किसी को। जब भय होगा तो कोई नहीं करेगा भ्रष्टाचार। तो ये अपने लोगों को इससे शिक्षा लेनी है। तो अभी इतना ही। यहाँ पर यदि कोई बात मेरे से पूछना चाहता है तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन स्मृति जी कृपया बोलो। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आचार्य जी, कोई क्लियर तो है सब, पर एक सवाल है। जी जैसे आपने अभी रखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए राज्य में, मतलब पर अ, देखिए, अगर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी तो फिर जो राजा है उसको अपने वोटिंग कमाने में भी तो कहीं पे हैसल होती है ना।
जैसे अपने देश के लिए ही सोच ले, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैले भी हुए हैं, आ भी गए हैं पाकिस्तान इधर उधर से, तो वो जो हमारे गलत अपोजर्स हैं उनको फेवर करके वो उस जगह एरिया में जीत जाते हैं, ठीक है। तो लॉस तो फिर जो मेन अच्छी पार्टी है, मतलब मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, ए पार्टी है अगर वो ठीक कर रही है और बी पार्टी है अगर वो दूसरी गलत चीजों को फेवर कर रही है, तो अगर ए पार्टी गलत लोगों को मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो वो बी के पास फटाफट जाएंगे और वो दोबारा संगठित होके अपना गलत गलत से दोबारा बनाने लगते हैं। और ऐसा ही ऑफिस में होता है, ऐसा ही घरों में होता है, क्योंकि आजकल माहौल बहुत ज्यादा वियर्ड हो गया है। मतलब हम आर्य समाज वाले, हम वैदिक वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। तो जो वैदिक वाले जब बाहर निकल के दूसरों से डील करने चाहते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है अपने सिद्धांत को रख के चलने के लिए। आप अगर आप और जी मैं जी। क्लास ले रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग एक ही लय में कर रहे हैं, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, फ्रेंडली भी रहते हैं, मतलब एक लय में रहते हैं। बट जैसे हम बाहर गए, हमने दूसरे लोगों के थॉट सुने, तो हम सोचते हैं कि हम तो ये नेगेटिव सोच भी नहीं सकते, ये कर कैसे रहे हैं, ये एग्जीक्यूट करके करके आगे पहुंच चुके हैं, मतलब ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी बात। तो हम सोचते हैं कि हम नेगेटिविटी से कितने दूर हैं, और फिर हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, या सारे एंगल से, ये नहीं देश में, घरों में, इवन ऑफिस में, इवन बच्चों के साथ डीलिंग में भी, अब मैं ऐसे बोलूंगी, और बड़ों के साथ डीलिंग में भी, तो लाइफ आजकल बहुत मुश्किल होती है। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगी, इम्पॉसिबल वर्ड तो मतलब ऐसा है नहीं कुछ, बट एक एक जो जो सिद्धांत और प्रिंसिपल से चलता है ना वो बंदा, फिर उसके लिए ओ बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है लाइफ में। जी जी, मैं समझ चुका हूँ आपकी जो बात है। और वास्तव में ये काफी अधिक जो समस्या है, बड़ी समस्या है, और ये वास्तविक भी समस्या है जो सभी के सामने आती है। और ये भी आपने बिल्कुल सच कहा कि बच्चों के साथ भी ऐसा है कि बाहर वातावरण ऐसा है। हम अगर बच्चों के स्ट्रिक्ट ज्यादा होते हैं तो बच्चे फिर और ऑप्शंस देखने लग पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं बिखराव होने की संभावना हो जाती है। वो सब वातावरण का दुष्प्रभाव है। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन जहां पर बात आती है राजा की, और राजा के पास में जो पावर्स हैं उनका वो सदुपयोग करके, और वो कार्य कर भी रहे हैं। जैसे अभी एसआईआर का कार्य चल रहा है, तो जितने घुसपैठिए हैं, कभी से भी हो वो घुसपैठिए, उसमें टेक्निक ये लगाई गई है कि कभी से भी हो घुसपैठिए, उनके बच्चे हों, वो सारे के सारे कुछ समय में बाहर कर दिए जाएंगे। उनको अलग कर दिया जाएगा, कम से कम वोट का अधिकार तो नहीं रहेगा सबसे पहले। दूसरा काम ये रहेगा कि फिर उनको बाहर भी भगाया भी जाएगा, सिद्ध होने के बाद में कि ये घुसपैठी हैं। तो ये जो कार्य है, वो राजा जो है बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कर रहे हैं, जिससे कि ये संभावनाएं, जिस प्रकार की संभावनाएं विरोधी लोगों ने बनाई हैं कि जिससे वो दंगा फसाद करने में सफल होते हैं, वास्तव में अभी जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक बड़ा नहीं है। लेकिन जो फैब्रिकेटेड है प्रतिशत, बना दिया गया है, वो बहुत ज्यादा है, काफी बड़ी मात्रा में। और वो लोग ऐसे हैं कि जिनका कुछ है ही नहीं, वो कुछ भी कर लें तो उनका कुछ नहीं जाता। ऐसे लोग हैं वो, जो बाहर से आए हुए हैं। तो उनको निकाल कर और फिर एक्शन में हो सकता है सरकार आए, संभावना बनेगी। और उसके लिए जन जागरण करना बहुत आवश्यक है। वास्तविकता ये है। और राष्ट्रीय स्तर पे कार्य हो गया तो फिर वातावरण भी सुधरेगा, फिर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी आएगी। क्योंकि मोदी जी ने एक घोषणा 2 बार कर चुके हैं वो, कि 10 साल का समय उन्होंने रखा है। उस समय में वो देश की शिक्षा प्रणाली को, जो 200 वर्ष पहले शिक्षा प्रणाली थी, वैसा ही कर देंगे। उन्होंने 10 वर्ष का लक्ष्य रखा है, और उसके अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं वो चल रहे हैं।
कानून जो बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, वो जो SIR है ये भी वो चल रहा है, वो सब उसकी योजना के अंतर्गत मुझे लगता है कि हो रहा है कि उसकी जो कांटे हैं उन कांटों को हटाया जाए। और जो बच्चों की समस्या है वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होने के बाद में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि माता पिता फिर माता पिता नहीं रहेंगे, माता पिता गुरु आचार्य हो जाएंगे, क्योंकि अपने बच्चे अपने पास रहेंगे नहीं, दूसरों के बच्चे रहेंगे। तो वहां पर जो एक ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति आती है माता पिता के साथ में, और बाहर का वातावरण जो है बच्चों को अपने फेवरेबल मिलता है, जहां पर उनके जाने की संभावना रहती है, वो सारा वातावरण ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो अपने लोगों को क्या करना है, अब अपने लोगों को मिलकर कार्य करना है जन जागरण के लिए, क्योंकि एक ही संभावना बचती है कि यदि हमारे ही लोगों ने इस पर विद्रोह कर दिया, तो उत्तम कार्य है, तब आप क्या करेंगे? तब जितनी बड़ी विफलता होगी, समझ लीजिए कि सबने प्रयास किया और हम ही कारण बन गए अपनी विफलता के, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई स्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरुकुल क्रांति जन जागरण के लिए एक एक व्यक्ति को प्रयास करने के लिए कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जन जागरण बहुत अधिक आवश्यक है। जिसका जो कार्य है ईश्वर की प्रेरणा उसको हो रही है, वो कर रहा है, हम भी तो करें। बात ये है, हम अपना कार्य निष्ठा के साथ नहीं कर रहे हैं, बस ये शिकायत है। हमें अपना कार्य निष्ठा से करना है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के करना है। हमारी निष्ठा की कमी के कारण से अगर असफलता होती है तो हम जिम्मेदार भी हम हैं और भोगेंगे भी हम ही। आपको मैं बता रहा हूं, अगर यह असफल हुआ तो जो स्थिति पहले हम भोग चुके हैं उससे कहीं ज्यादा गई गुजरी स्थिति होने वाली है, बहुत भयंकर स्थिति होगी। क्योंकि जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का विफल होना हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने कितनी सख्ती की थी, इस बात की आपको इतिहास में पढ़ने से कल्पना हो सकती है। तो वो आप ये समझ लीजिए, ये जो एक समझ लीजिए क्रांति है, ये गुरुकुल क्रांति ही है। और ईश्वर की प्रेरणा सबको हो रही है, और ईश्वर की प्रेरणा से सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं अपने अपने स्थान पे। हम क्यों नहीं कर रहे? बात ये है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हमें निष्ठापूर्वक अपना कार्य करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये क्रांति विफल होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, और हमें ही भोगनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भोगनी पड़ेगी। हम दर्शक होंगे इसके, ये कोई बहुत ज्यादा लंबी सदियों की बात नहीं जा रही है ये आगे होने वाले 10 साल में ये क्रांति होने वाली है, आर या पार। और ये 10 साल है मेहनत की, हम लोगों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत प्रयास करता हूँ जागरूक करने का, परंतु परिणाम कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्रेरणा होती है तो फिर उत्साह आ जाता है। और कोई करे या ना करे, हमें तो करना ही है। तो इसलिए ऐसा ही भाव रख के करना पड़ेगा, दूसरों को नहीं देखना है, अपने लोगों को देखना है कि हमने कितना किया। हमने पहले से अधिक किया तो संतुष्ट हो कि हाँ ठीक है, हम और आगे और अधिक करेंगे। और अगर हमने पहले से कम किया है तो उससे हम असंतुष्ट हो, अपने से असंतुष्ट हो, प्रायश्चित करें, दंड लें कि हमने कम क्यों किया। ये अपने साथ में होना चाहिए, तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो समय हो चुका है। इतनी सुंदर शंका उठाने के लिए मैं आदरणीय बहन स्मृति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी शंकाएं जब सामने आती हैं तभी जागरूक होने की स्थिति आती है, क्योंकि सामान्य रूप से कही हुई बात समझ में नहीं आती। समस्या सामने हो और वो सबकी समस्या हो, उस पर जब बात की जाती है, उसके समाधान के लिए बात की जाती है, तब वो बात समझ में आती है और लगती है हृदय में, चुभती है। तो उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय बहन स्मृति जी का। और अब हम विराम की ओर चलते हैं सब मिलकर।
एक बार परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते, नमो नमः।